अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट्स। इंग्लिश एसए के लिए एफपीएससी की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। द फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चर, द सेकंड इज़ नॉलेज एंड द थर्ड इज़ एक्सप्रेशन। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को ये इशू था कि मैम जो है उनकी बात को कैसे वेरीफाई किया जाए कि वाकई एफपीएससी की यही रिक्वायरमेंट है। और उस बात को क्लियर करने के लिए मैंने आपके सामने इंग्लिश एसए का सिलेबस रखा है। आप देखिएगा कि एफपीएससी की ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप एसए राइटिंग में सीएसएस या पीएमएस के एसए राइटिंग में आप एफपीएससी या पीपीएससी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते तो एफपीएससी आपको कभी भी इंग्लिश एसए में पास नहीं करता। आप ये देखें कि इस बार 2020 के जो रिटन क्वालिफायर्स हैं और जो एलोकेटीज़ हैं उनके आप एसए का ट्रेंड देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 90 to 95% लोग 40 पर ही हैं। दे हैव स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश एसए। इससे साबित होता है कि एफपीएससी अपने रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स पे बहुत सख्त है और अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को पूरा ना कर सकें तो एफपीएससी आपको 40 भी नहीं देता। फिर इसके बाद उनकी मर्ज़ी है कि वो आपको 39 पे फ़ेल करते हैं या 2 पे फ़ेल करते हैं। मेरा मकसद पेरेंट्स को किसी मुश्किल में डालना नहीं था, लेकिन ये क्लियर करना था कि उस डायरेक्शन में ना जाएं जिस डायरेक्शन में आपको कुछ भी हासिल ना हो। आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करें इंग्लिश एसए के 100 मार्क्स के सिलेबस को कि आपसे क्या रिक्वायर किया जाता है। Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. इसका मतलब मेरी इस बात की तो तस्दीक हो गई कि एफपीएससी की रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी लिखें वो comprehensive लिखें और आपके नॉलेज जो है वो रिसर्च बेस्ड हो। Secondly, the candidate's articulation, expression and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. यानी आपको एग्जामिन ही यही किया जाता है कि आपकी आर्टिकुलेशन कैसी है, आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन कैसा है और टेक्निकल ट्रीटमेंट कैसी है। वो लोग जिनका ये कहना है कि सिंपल एक्सप्रेशन से जो है सब कुछ हो जाता है, मेरे कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि सीएसएस इंग्लिश ऐसे में आप सारा का सारी कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दें, ए टू जी आप कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखकर जो है ना वो ऐसे में आ जाएं या पूरा का पूरा पैसिव वॉइस लिखें। मेरे कहने का मकसद ये था कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ आप कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी ऐड करें ताकि आपके एक्सप्रेशन में ब्यूटी आए। योर एक्सप्रेशन कैन बी ब्यूटिफाइड बाय यूजिंग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप लोगों ने मेरी बात को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया कि एक्सप्रेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर किस्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। बहुत सारे सीएसपीज़ होंगे जो कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके कहते होंगे कि हमने क्वालिफाई किया है, लेकिन ज़रूरी है कि आप भी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसी 100% महारत पर हों जिस पर एक क्वालिफाइड बंदा था या एक क्वालिफाइड जो है वो पर्सन था। आपको एक जनरल सिंपल इंग्लिश एक्सप्रेशन के लिए ये समझाना चाह रही हूँ कि आप कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब हरगिज़ नहीं कि आप बहुत कोई बॉसी वर्ड्स लिखें, वर्बोसिटी दिखाएं या फिर आप कोई डेंजरस पाथ यूज़ करें इंग्लिश वोकैबुलरी का। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर है ना उसमें थोड़ा सा चेंज करें। आप देखें कि सीएसएस रिपोर्ट 2016 को देखें कि बहुत एफपीएससी ने ख़ुद वो रीज़न्स बताई हैं जिन पे सीएसएस कैंडिडेट्स फेल होते हैं। सेकेंड लाइन देखिएगा, दैट आइडियाज़ वर नॉट कोहेरेंट, ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड। यही बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी कि आपके आइडियाज़ और आपके पैराग्राफ लिखने का जो तरीका है वो कोहेरेंट नहीं होता, ऑर्गेनाइज या फोकस नहीं होता, तो सीएसएस के एसए में आप पास नहीं हो सकते। सेकेंडली, द रैंडम थॉट्स वर ब्रॉट टुगेदर विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स। यानी जो भी आपने आर्ग्यूमेंट देना है आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसको रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ सपोर्ट करना है। टॉपिक की डिमांड भी यही है कि यू हैव टू, लिखा हुआ है सामने कि द डिमांड ऑफ द टॉपिक्स वाज टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द मल्टीपल एंगल्स, और उसी को फैक्ट्स के साथ सपोर्ट भी करना है। यानी नॉलेज में ये ज़रूरी नहीं कि आप कॉजेज, इफेक्ट्स, रीजंस ये सब चीज़ें बता दें, ये ज़रूरी है कि आप उसको फैक्ट्स के साथ जो है वो सब्सटेंशिएट करें। फिर आगे देखें कि आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, पंक्चुएशन के एरर्स, स्पेलिंग के एरर्स करते हैं। और जो बात मैंने लास्ट वीडियो में कही थी कि स्ट्रक्चर ज़रूरी है, वो आउटलाइन का भी स्ट्रक्चर ज़रूरी है। आउटलाइन के साथ पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। आप देखें कि 4th लास्ट लाइन में सीएसएस एसए रिपोर्ट 2016 में एफपीएससी ने मेंशन किया है द आउटलाइंस ऑफ द एसए वर नॉट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड।
यानी स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, इसलिए फेल कर दिया गया। CSSSA रिपोर्ट 2018 को ऑब्जर्व कीजिएगा कि द टॉपिक्स दैट वर ऑफ द ऑब्जेक्टिव नेचर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, CPEC है, रिलायंस ऑन द क्रैम्ड नॉलेज। और यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि क्रैम्ड नॉलेज ना लिखें, रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो, आपके पास सारे इंडेसेस हों, पाकिस्तान की रैंकिंग्स हों, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च किया हो और उसके बाद आपने डाटा कंपाइल किया हो जो कि आप पेपर में लिख कर आएँ। फिर द डल मोनोटनी एंड द रेपिटेशन ऑफ द स्टीरियोटिपिकल इन्फॉर्मेशन, वही कि जब आपके पास वोकेबलरी का ज़ख़ीरा नहीं होगा, आपको सिनोनिम्स का नहीं पता, आपको आइडियाज़ रिसर्च से नहीं आते, तो फिर आप डेफिनेटली आप रिपीट करेंगे और वो रेपिटेशन जो है वो FPSC उसे जो है वो सख्ती से रिजेक्ट करता है। फिर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव अ क्लियर सेंस ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ कम्प्रिहेंसिव एसे, क्योंकि कम्प्रिहेंसिव एसे के एसेंशियल्स होते हैं, उसकी प्रॉपर काइंड्स होती हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, और काइंड को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर ही आप एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं। और फिर एक और ऑब्जेक्शन ये था, और मतलब क्वेश्चंस ये थे कि मैम डॉन ओपिनियन में आप कहती हैं वहाँ तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। देखें, आप मेरी बात को समझे नहीं, मैंने सेंटेंस का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखने को कहा है, कम्प्लेक्स वर्ड्स लिखने को नहीं कहा। और आपको अभी देखिए सर राशिद अमजद ने आज जो ओपिनियन लिखा है डॉन का, वहाँ उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली इसको डेमॉन्स्ट्रेट किया है कि द गुड न्यूज़ दो डैम्पेंड बाय द कंटिन्यूइंग हाई इन्फ्लेशन is that the economy is showing distinct signs of moving out of the deep downturn caused by the COVID-19 crisis and is generating growth momentum and rising business confidence. ये complex sentence structure है, लेकिन कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए कितनी आसान बात की है, और हर एक को उनकी बात की समझ आ रही है कि उन्होंने क्या कहा हुआ है। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपका डॉन पढ़ने का मकसद, आपके इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ने का मकसद सिर्फ एक आम एस्पेरेंट का जिसके पास फॉरेन डिग्री नहीं है, जो कि बहुत बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ा हुआ, जिसकी स्कूलिंग इंग्लिश की नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं हुई, और जो समझता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, उसके लिए चाहिए कि वो टेक्निक्स को भी फॉलो करे या रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करे। सिर्फ हार्ड वर्क से CSSSA नहीं हो सकता। आप देखें कि उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली जो है वो इसको डिपिक्ट किया है, और सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए जिसमें रेपिटेशन नहीं है, उन्होंने अपना आइडिया क्लियर कर दिया। फिर देखिए नीचे, द चैलेंज नाउ इज टू इंश्योर दैट दिस इकोनॉमिक अपटर्न इज कन्वर्टेड इनटू नॉट जस्ट सस्टेन एंड हायर ग्रोथ बट ऑल्सो इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ उन्होंने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है। इससे ये शो होता है कि ना तो वो कोई किसी बात को बहुत कम्प्लेक्स कर रहे हैं, ना वो किसी बात को इस तरह समझा रहे हैं कि जो समझ ना आए या एस्पिरेंट्स उसको फॉलो ना कर सकें। एटलीस्ट ऐसे में CSS का ऐसे लिखने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ता है कि आप हर किस्म के वॉइस को इस्तेमाल करो, नरेशंस को इस्तेमाल करो। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि A to Z आप एक्टिव वॉइस के बजाय सारा पैसिव कर दें, या A to Z आप सारा कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस कर दें। मैंने आपसे ये कहा है कि अच्छे एक्सप्रेशन के लिए आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना भी चाहिए। आपको आपके ऐसे जो है ना उसमें अमलगमेशन होनी चाहिए, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। और आप खुद देखेंगे कि आपका एक्सप्रेशन कितना वेल बिल्ट हो जाएगा। सिर्फ सिंपल लिखने में पाकिस्तान में कुछ ही लोगों को महारत है, और यही वजह है कि CSSSA में फ़ेल होने की यही रीज़न है कि आपके पास अगर वास्ट नॉलेज भी होता है, वो आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ नहीं लिखना आ रहा होता। और जो टीचर्स आपको ये कहते हैं कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर से ऐसे हो जाता है, आप बेशक उन्हें फॉलो करें और उनसे गाइडेंस लें, दे आर वेरी रिस्पेक्टेड। लेकिन जो चीज़ आपको मैं समझाना चाह रही हूँ ये कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे के एक्सप्रेशनल ब्यूटी को मेंटेन नहीं कर सकता। आप में से अगर किसी को लगता है वो डॉन पढ़ता है, वो इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ता है, फॉरेन मैगजीन्स पढ़ता है, BBC को देखता है, तो काइंडली मेरे साथ भी शेयर करें कि आप कौन सा आर्टिकल ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें 1 to 100 जो है वो सेंटेंसेस हों और वो सब के सब सिंपल ही हों। आप एक शेयर करेंगे, 2 शेयर करेंगे, लेकिन देन यू वुड कम टू नो कि 95% एटलीस्ट 95% जो कि अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, वो अमलगमेशन होते हैं सिंपल सेंटेंस की और कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की और पैसिव वॉइस की। इसे सीखना इतना मुश्किल नहीं है और CSSSA को पास करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, लेकिन
सोल प्रॉब्लम ही यही है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि ऐसे कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखने के लिए अगर आपको लगता है कि 100% सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ही रिक्वायर है और उसमें एक सेंटेंस भी पैसिव का ना हो और एक भी कम्प्लेक्स ना हो, तो मैं भी आपको अप्रिशिएट करूँगी। ऐसा कोई मास्टरपीस मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम बताएं काइंड्स ऑफ ऐसे क्या होती हैं और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे लिखते हैं। एक्चुअली 4 kinds of the sentence structures. The first one is the simple sentence structure. In this structure we require a subject and a verb. You can put object and modifiers in the sentence as well. I'm giving you example. John opens a book. यहाँ पर John is a subject, opens is a verb और a book is an object. तो ये आपकी चॉइस है कि how many objects and modifiers you want to put. लेकिन एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर रिक्वायर्स ओनली ऑब्जेक्ट, a single object, a subject and a verb, and it consists of only one independent clause. For example, John opens a book. This clause shows that it is independent and it does not need any kind of the subordinating conjunction to be completed. Example देखिएगा from the editorial of the Daily Times. The US and NATO appear to be in the retreat. यहाँ पर US and NATO are the subjects और appear यहाँ पर verb है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ करें दैट्स गुड, अगर आप ना करें तो सेंटेंस फिर भी जो है ना वो कंप्लीट सेंस कन्वे करता है। सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पे जाएंगे। द सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ द कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. It consists of the independent clause plus conjunction plus independent clause. यहाँ पर लोगों के बस मुझसे क्वेश्चन होता है या स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस है। देखिए, द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द क्लॉज दैट डजंट गिव द कंप्लीट मीनिंग. डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. ये इसे कंप्लीट करने के लिए भी एक जो है ना वो हमें वर्ड चाहिए जिसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल देखें, आफ्टर द अराइवल ऑफ माई फादर, अगर मैं इसे कंप्लीट ना करूँ तो दैट वुड बी डिपेंडेंट क्लॉज. सिमिलरली अगर मैं कहूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गो, तो ये भी एक कंप्लीट क्लॉज नहीं है. यानी कि मुझे वो वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट सेंस ना देते हों उन्हें हम ऑल टुगेदर एक डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. और वो सेंटेंसेस या वो वर्ड्स जो कि एक प्रॉपर सेंस कन्वे करते हो, प्रॉपर मीनिंग कन्वे करते हो, वी कॉल देम एज इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. Independent clauses is defined as the clauses which stand alone as the complete sentences. यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, I appreciate Amna. This is independent clause number 1. And को हम जो है वो conjunction कहेंगे. She doesn't like her, इसे हम independent clause number 2 कहेंगे. तो हमारे लिए ये वाज़ह हो गया कि the difference between the simple sentence structure and the compound sentence structure is of the presence of the independent clauses. Simple sentence structure is based on the simple and one independent clause, जबकि compound sentence structure is based on the 2 independent clauses that are connected by the conjunction. यहाँ पर देखिएगा BBC न्यूज़ का आर्टिकल कि I have always believed in your innocence. This is the independent clause number 1. And लगाएंगे तो this is conjunction, and I will never waver from that. This is independent clause number 2. Complex sentence structure comprises of the independent clause plus the subordinating conjunction plus the dependent clause. Independent clause वो clause है जो कि complete sense देगी, dependent clause वो clause है जो कि complete sense नहीं देगी, और subordinating conjunction वो part of speech है जो कि 2 clauses को मिलाने के लिए इस्तेमाल होगा. अब आपको मैंने independent clause की example दी थी कि for example I would say I want to eat apples. तो इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, तो हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगी? फॉर इंस्टेंस ड्यू टू रेन, या फिर मैं कहूँ कि एज आई थॉट दैट. तो ये सारी की सारी जो क्लॉजेज हैं ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, इसलिए हम इन्हें डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होगी जो कि कंप्लीट मीनिंग देगी. इन दोनों को जोड़ने के लिए वी नीड अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसे आफ्टर है, ऑल्दो है. आई वॉन्ट टू गो टू लाहौर ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दी. 2 के टेंसेस यूजुअली दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों में पास्ट हो सकते हैं. टेंसेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. टेंसेस दोनों में पास्ट भी हो सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट भी हो सकते हैं, फ्यूचर की कन्वेंस भी हो सकती है. और ग्रामर के जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन यहाँ पर मेरे बताने का मकसद ये है कि हमारे
हमारे रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ CSS एंड PMS हमें चाहिए कि हम 3 to 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके अपने ऐसे में लिखें ताकि हमारा एक्सप्रेशन इम्प्रूव हो। एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर तक रहना नहीं है, बल्कि एक्सप्रेशन में आपके वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजेस और हर किस्म के वॉइसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब कुछ शामिल है। जहाँ तक बात है कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर तब बनता है जब आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई मिस द ट्रेन, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1 बिकॉज दिस इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई वॉज लेट इज द डिपेंडेंट क्लॉज। यानी मुझे ये वाज़ेह हो गया कि कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा NBC न्यूज़ ने जो आर्टिकल शाया किया था उसमें they now hold almost twice as much of the Afghanistan as they did just 2 months ago। और अगर आप इसे कंप्लीट करें तो you would see कि this is not a simple sentence structure, moreover this is not a compound sentence structure but a complex sentence structure। यहाँ पर एक दफ़ा फिर अपने लेक्चर को सम अप करूँ कि there are 4 kinds of the sentence structures। I have discussed the 3। The first is the simple sentence structure। simple sentence structure वो सेंटेंस होगा जिसमें आप सब्जेक्ट का यूज़ करें, वर्ब का यूज़ करें और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखें। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जो कि कंप्लीट, ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है। द सेकंड काइंड इज़ द कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कंपाउंड सेंटेंस वो है जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसी कंजंक्शन से मिला दे और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों, जैसे आई वॉन्ट टू ईट एप्पल्स एंड आयशा वॉन्ट्स टू ईट मैंगोज़। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड से कनेक्ट करें। इसी के एग्जाम्पल अगर हम वैसे देखें तो करंट अफेयर्स में देखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पाकिस्तान वांट्स टू नेगोशिएट विद इंडिया बट इंडिया डजंट वांट टू नेगोशिएट विद पाकिस्तान। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप ये देखें कि कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट है। कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो कि डिपेंडेंट क्लॉज क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसी फॉर्म शो करती है, जब आप देखें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देंगे डिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो डेफिनेटली फिर वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि इसे कंप्लीट होने के लिए कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। मैं आपको टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़ाऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पेपर में हमने ऐसे लिखते वक्त कौन सी काइंड को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे लिखना है। एक्चुअली देयर आर 5 to 6 बेसिक काइंड्स ऑफ ऐसे, लेकिन जो कि माइनर काइंड्स होती हैं या फिर छोटी छोटी मतलब अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो जो दूसरी काइंड्स होती हैं मैं साथ ही डिस्कस करूँगी। टाइप्स ऑफ ऐसे में बात करें तो द फर्स्ट वन इज़ द नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे जब भी कभी CSS के पेपर में आए तो आपने उसे नरेशन की तरह और स्टोरी की तरह लिखना होता है ऐसे फॉर्मेट में। शॉर्ट स्टोरी में और ऐसे में ये फ़र्क होता है कि शॉर्ट स्टोरी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, शॉर्ट स्टोरी स्ट्रक्चर के बगैर होती है, जबकि नैरेटिव ऐसे जो है उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ता है। यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन पैराग्राफ टू दी अदर, इस तरह के आपके हर पैराग्राफ में नरेशन जो है वो शो हो रही हो। सेकेंड इज़ द परसुएसिव ऐसे। CSS के ऐसे पेपर में सबसे ज़्यादा ऐसेज जो होते हैं वो परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसेज होते हैं और इनको अटेम्प्ट करना एक बड़ी सेफ जो है वो अप्रोच होती है। परसुएसिव ऐसे में आपने कन्विंस करना होता है एग्जामिनर को, पेपर चेकर को या फिर अपने रीडर को कि आप ये काम करें या ना करें, या ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसकी लॉजिक्स और रीजंस देनी होती हैं। जैसे CSS के ऐसे पेपर 2020 में एक ऐसे आया था कि इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन। यहाँ पर आपने कन्विंस करना है पेपर चेकर को कि येस पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन, या फिर उसे कन्विंस करना है कि नो पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन। आगे देखते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज़ द थर्ड काइंड ऑफ ऐसे। हमने यहाँ पर किसी भी टॉपिक, किसी आइडिया के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। हम एक दफ़ा एक स्टांस ले लेते हैं कि येस आई एम इन द फेवर ऑफ इट और नॉट। तो जब आपने एक दफ़ा स्टांस ले लिया फिर इसके बाद किसी भी पैराग्राफ में उस स्टांस से फिरना आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। आर्गुमेंटेटिव एसेस बहुत ज़्यादा होते हैं CSS के पेपर में, और आपसे आपकी राय ली होती है ताकि देखा जाए कि आप दलाइल को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। CSS ऐसे पेपर 2020 में एक ऐसे था कि डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स। तो यहाँ पर आपके 2 ही स्टांस हो सकते हैं, येस या नो। ठीक है, कोई न्यूट्रल स्टांस आप नहीं ले सकते, या तो आपने येस कहना है या फिर नो। और व्हेन यू हैव टेकन द स्टांस तो फिर आपने उसे प्रूव करने के लिए जितने आर्ग्यूमेंट्स आपके पास हैं
वो लॉजिक्स के साथ प्रूव करने होते हैं, लॉजिक्स और फैक्ट के साथ आपने प्रूव करना होता है। द फोर्थ काइंड ऑफ द एसे इज द डेफिनेशन एसे। डेफिनेशन एसे को कभी भी आप आर्गुमेंटेटिव एसे की तरह डील नहीं कर सकते, ना ही आप उसे परसुएसिव एसे की तरह डील कर सकते हैं। सीएसएस में रेट ऑफ फेलियर ज़्यादा होने की ये वजह भी है कि हमें पहले काइंड ऑफ एसे की समझ नहीं आती। नैरेटिव एसे को आप कभी आर्गुमेंटेटिव एसे के तौर पे नहीं लिख सकते, यानी आपको नरेशन के लिए कहा जा रहा है कि यू हैव टू नरेट, और आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं या फिर आप कन्विंस कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचें कि एफपीएससी जो है वो आपके पेपर का क्या हाल जो है वो करेगा। डेफिनेशन एसे वो ऐसे है जिसमें हमने डिफरेंट थिंग्स को, किसी आइडिया को या किसी परसेप्शन को डिफाइन करना होता है। यूजुअली डेफिनेशन ऐसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे आप बच्चों को देखते हैं कि दे डिफाइन ट्री, दे डिफाइन अ सिचुएशन, दे डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इस लेवल पर आकर आपको आइडियाज़ दिए जाते हैं कि आपने उन आइडियाज़ को डिफाइन करना है। जैसे ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज़ बैकवर्ड, ये एक आइडिया है जो आपको दिया गया है और आपने इसे डिफाइन करना है प्रॉपरली। आप ये नहीं कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज़ बैकवर्ड, अगर तो ये परसुएसिव ऐसे में आप उसे डील कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो ये सिंपली डेफिनेशन ऐसे है और आप इसे डिफाइन ही करेंगे इस आइडिया को, और फिर आगे जो है ना वो इसे सपोर्ट करते जाएंगे। द नेक्स्ट काइंड इज़ द डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपने पेपर चेकर को डिस्क्राइब इस तरह करना है कि उससे ऐसा लगे कि ही इज़ फीलिंग द टेक्स्ट फ्रॉम द फोर सेंसेस और एनी ऑफ द फोर सेंसेस, यानी उसे ऐसा लगे या तो मैं देख रहा हूँ या मैं फील कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आपके वर्ड्स की जो चॉइस है ना, ये बहुत मोहतात ऐसे इस ऐसे को बहुत मोहतात तरीके से लिखते हैं और डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे दूँगी कि जैसे ट्री जो है, अगर फॉर एग्जांपल ट्री है या फिर कोई सिचुएशन है, ट्रेन है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप पहले वो वर्ड्स जो एक्सप्लेन करेंगे जो कि उससे एसोसिएटेड हैं। सिमिलरली अगर आपको इकोनॉमी पे आ जाए या किसी भी आइडिया पर आ जाए जिसके बारे में आपको क्लियर हो कि येस दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे और मैंने डिस्क्रिप्शन देनी ऑफ द ऑब्जेक्ट या डिस्क्रिप्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे कि आपको मेरा ख्याल अब तक एक ही आपके नॉलेज में यही होगा कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज़ जस्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, लेकिन डेफिनेशन और डिस्क्रिप्टिव ऐसे हमेशा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं होते, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में भी होते हैं। देखिए जैसे समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव ऐसे है और अगर आप इसको डिस्क्राइब करने लगें तो आपके पास वो वर्ड्स होने चाहिए जो कि सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव हों। ये एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। नेक्स्ट देखिएगा एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे भी डेफिनेशन ऐसे की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपने यहाँ पर नॉलेज को कन्वे करना होता है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने या फिर डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक आइडिया लिया, उसे ओपन किया और फिर इसके बाद उसे समझाना शुरू किया। एक्चुअली एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे है जिसमें आप आइडिया को एक्सपोज करने के बाद नॉलेज कन्वे करना स्टार्ट करते हैं कि ऐसे हुआ था, ये हुआ है, ये हो सकता है, या फिर जो कि साइंटिफिक लॉजिक्स होती हैं वो देते हैं, रीजनिंग बताते हैं। तो एक्सपोजिटरी ऐसे में आप किसी भी आइडिया को एक्सपोज करते हैं। जैसे न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की वेव्स कौन कौन सी हैं, क्या हैं, ये आप नॉलेज कन्वे करेंगे। इस पर आप आर्ग्यूमेंटेशन तो नहीं कर सकते। हाँ, अपने कल्चर को एक्सप्लेन करते हुए भी आप ये देखें कि आप पहले नॉलेज कन्वे करेंगे कि हमारा कल्चर है क्या, उसके बाद जाकर आगे जाकर आप इसको थोड़ा बहुत ले सकते हैं कि फेमिनिज्म की वेव्स ये हैं, हमारा कल्चर ये है, इसको इस तरह कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यू कैन नॉट परसुएड द रीडर कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म यही होती हैं, जबकि वो ना हों। यानी आपको एक्चुअली जो नॉलेज है ना वो कन्वे करना पड़ता है। दिस इज़ द एक्सपोजिटरी ऐसे। सेवंथ इज़ द एनालिटिकल ऐसे। ये एसएसबी पेपर में होते हैं। इसमें आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है ना वो एनालाइज करना पड़ता है और समटाइम्स आपको टाइटल को देखकर समझ नहीं आती कि एनालिटिकल ऐसे ही होगा या मुझे इस पर अपना तज्जिया देना है या फिर मुझे एनालाइज करना है। उसकी मैंने एग्जांपल ये दी कि ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स देखिएगा CSS ऐसे 2021। यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से और डिफरेंट एंगल से बता सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स में क्यों है और उसे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। यानी एनालिसिस आपने खुद करना है। पहले एनालिसिस सिचुएशन का करना होता है, आपने खुद एनालिसिस करना है कि ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स में अगर है तो वो क्यों है,
मेरे मुताबिक कैसे है, मेरे मुताबिक ये है। अपना ओपिनियन भी इसमें बड़ी साउंडली दे सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो एनालिटिकल एसे को जब भी लिखते हैं उसमें अपना ओपिनियन जो है वो ज़रूर मेंशन करते हैं और अपना एनालिसिस भी साथ साथ करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी डोल्ड्रम्स ये तो आपके लिए आगे जाकर आपकी ही जो कह लें कि आपकी फील्ड होगी, आपका रियम होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्यूरोक्रेसी डोल्ड्रम्स जैसे एसे को अटैम्प्ट करते हुए अपना एनालिसिस ज़रूर दें। नेक्स्ट इज़ द कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट एसे। इसमें आपने दो आइडियाज़ को या तो कंपेयर करना होता है या फिर उन्हें दो अपोजिट टर्म्स, दो अपोजिट डायरेक्शंस में लेके चलना होता है। दे कैन नॉट बी ऑन द सेम पेज यूजुअली। तो ज़्यादा कंट्रास्ट ये होता है या मतलब डिफरेंट हम डायरेक्शंस में लेके चलते हैं। हो सकता है कि आपको सिमिलैरिटी बताने को कहा जाए, लेकिन अगर आप CSS ऐसे 2019 देखें कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, तो इस ऐसे को अटेम्प्ट करते हुए आपको इस तरह लिखना चाहिए कि डेमोक्रेसी की डायरेक्शन ये है और इलिटरेसी ये है, और हर एक फिर हेडिंग में आउटलाइन की हेडिंग्स में और इसके बाद जो आगे आप पैराग्राफ्स लिखेंगे उनमें आपने कंपैरिजन ही करते जाना है, यानी आपने डिफरेंस कंट्रास्ट ही करते जाना है कि इसमें ये फ़र्क है और इसमें ये फ़र्क है, ये कहीं पर भी जाकर नहीं मिलती। नेक्स्ट इज़ द कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे। कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे में आपने कॉजेज़ बताने होते हैं, रीजंस बताने होते हैं, फिर इफ़ेक्ट्स बताने होते हैं, प्रोज कॉन्स बताने होते हैं। तो यूजुअली ये भी बड़ा अच्छा, इसको इस तरह के ऐसे को अटेम्प्ट करना भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आई एम अगेन सेइंग कि फिर आप इसको नैरेटिव, एक्सपोजिटरी या फिर बाकी ऐसेस की तरह नहीं लिख सकते। जो आपसे पूछा जा रहा है आपने वही बताना है, और जो काइंड पूछी जा रही है उसी काइंड को डील करना है इन ऐसे राइटिंग ऑफ द CSS एंड PMS। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस ऐसे। प्रोसेस ऐसे में आपने जो डिस्क्रिप्शन होती है या फिर जो टॉपिक होता है उसे आपने ब्रेक करना होता है। जैसे IMF बेल आउट, आपने पहले IMF बेल आउट को एक्सप्लेन करना है, इसके बाद आपने आगे रोड्स टू स्टेबिलिटी और जो भी कुछ है फिर वो आपने आगे बताना है। यानी यू जस्ट ब्रेक द टॉपिक, एक एक जो आपने पार्ट बनाया होता है ना उस पार्ट को आप प्रॉपरली डिटेल से एक्सप्लेन करते जाते हैं। सिंथेसिस ऐसे में आपने डिफरेंट आइडियाज़ जो है, मुझे इसकी एग्जांपल मिलेगी तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। सिंथेसिस ऐसे में आपने डिफरेंट आइडियाज़ को कंबाइन करना होता है और फिर कंबाइन करने के बाद आपने उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करना होता है। एक्सप्लिकेटरी ऐसे मेरी नज़र से अब तक CSS के पेपर्स में जो रीसेंट पेपर्स हैं उनमें नहीं गुजरा, पास्ट पेपर्स को देखकर आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर आपने लिटरेचर के किसी पीस को एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पर आप नरेशन नहीं दे सकते, आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते, आप एक्सपोजिटरी ऐसे नहीं लिख सकते, प्रोसेस ऐसे नहीं लिख सकते, सिंथेसिस नहीं लिख सकते, प्रोज एंड कॉन्स नहीं बता सकते। आपने सिर्फ कोई भी लिटरेचर का पीस उठाना होता है और उसे एक्सप्लेन करना होता है। द नेक्स्ट इज़ द रेट्रिकल एनालिसिस ऐसे। ये हर साल एक या दो ऐसे ज़रूर पेपर में होते हैं। जैसे आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ये शेले की है, ये डायलॉग शेले का है। और ये जो ऐसे है इससे भी डील करना डिफ़िकल्ट होता है एक ऐसे बंदे के लिए जो लिटरेचर का नहीं है, या ऐसे एस्पायरेंट के लिए जिसने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ। तो ये मैं उन्हीं लोगों को एडवाइस करूँगी जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि शैले ने ये किस कंटेक्स्ट में कहा था और उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। आई एम अगेन सेइंग कि फिर इस तरह के ऐसे को आप प्रोज एंड कॉन्स टाइप ऐसे या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव, एनालिटिकल, इस तरह के ऐसे में नहीं ले सकते और ना ही लिख सकते हैं। क्रिटिकल ऐसेज भी लिटरेरी पीसेस होते हैं जो आपके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स की बेसिस पर किसी भी लिटरेरी पीस को जो है ना इवेल्यूएट करना होता है। और क्रिटिकल ऐसे जो है वो लिटरेचर से ही यूजुअली रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिटिसिज्म किसी भी बात पर शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि आप किसी लिटरेरी पीस पर क्रिटिसिज्म करें। नेक्स्ट इज़ द इवेल्यूएशन ऐसे। इवेल्यूएशन ऐसे में आपने अपनी अनबाइस्ड ओपिनियन देनी होती है, अपनी जजमेंट देनी होती है, और आप कभी भी इस तरह के ऐसेज में एक एक्सट्रीम पर नहीं जाते। जैसे पॉलिटिक्स पे कोई ऐसे आ गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ऐसे ही है, या फिर गवर्नमेंट के हक में बोलेंगे और अपोजिशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाएंगे, या पार्टीज़ को मेंशन करना शुरू हो जाएंगे, या पार्टीज़ के हक में बोलेंगे और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। इस तरह की आप एक्सट्रीम अप्रोच नहीं ले सकते। फिर जेंडर इक्वालिटी, आप ये नहीं कह सकते कि जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। ये भी नहीं कह सकते कि जेंडर इक्वालिटी 100% है। यानी कि यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस्ड अप्रोच, और एक अनबाइस्ड जो है ना वो आपने देना होता है, सारा एनालिसिस करना होता है, एवेल्यूएट करना होता है। और फिर जब पेपर चेकर आपके ये समझ जाता है कि आप काइंड ऑफ ऐसे को समझ चुके हैं और आपने हर पैराग्राफ को काइंड को समझ कर ही लिखा है, तो फिर आप जो है ना वो मार्क्स गेन करते हैं। फिर एट द वेरी एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको फिर बता दूं कि मेरा ये ऐसे राइटिंग के जो ऐसे की जो काइंड्स हैं उनको बताने का मकसद यही है
कि आप कभी भी किसी भी ऐसे को इस तरह डील नहीं कर सकते जो उसकी काइंड नहीं है। नैरेटिव ऐसे को आर्गुमेंटेटिव नहीं लिख सकते। रेट्रिकल एनालिसिस को आप कभी भी एक्सपोजिटरी ऐसे के तौर पे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर एस्पायरेंट्स के फेल होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि वो ऐसे की काइंड को अंडरस्टैंड किए बगैर ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर फिर आपका एक्सप्रेशन और आपकी नॉलेज कुछ भी नहीं चलेगा। पहले आपको काइंड ऑफ ऐसे को अंडरस्टैंड करना है और फिर ही आपने प्रोसीड करना है। थैंक यू वेरी मच।